संचालित कर रहे थे और उससे अपनी जीविका चला रहे थे। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का जो उद्देश्य था वो हम सभी जानते हैं कि उसका एकमात्र उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों का विकास करना था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना था, अपने उत्पादित सामग्रियों को बेचना था तथा अपने देश में हो रहे उत्पादन कर रहे उद्योगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल को प्राप्त करना उसका मुख्य लक्ष्य था। और जब इस लक्ष्य को वो प्राप्त करने लगे, शुरुआत में उनको कुछ कठिनाइयाँ हुई, उस कठिनाइयों को उन्होंने दूर करने के लिए जो प्रयास किया, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप एक चीज़ देखने को मिला कि जो भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था है, उसको तोड़ने के लिए सर्वप्रथम उनके द्वारा काम किया गया। और यही एक कारण दिखता है कि ब्रिटिश जो लोग थे वो भारत में किसी प्रकार के उद्योग धंधे का लगाने के कल्चर को नहीं विकास कर रहे हैं। वो अगर एक सुई भी बनाने का कारखाना लगा रहे हैं तो भारत में न लगा के कहाँ पे लगा रहे हैं? ब्रिटेन में लगा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए कच्चे माल प्राप्त करने वाली चीजों पर ही अपना प्रयोग किया, जैसे नील का उद्योग, वाणिज्यिक फसलों के पे ही आप कह सकते हैं कि उनका जो मूल फोकस था वो कर रहे थे। चीनी बनाने के लिए जो उत्पादन हो रहा था गन्ना का, उस पर बल दिए। और इसी तरीके से जो और वाणिज्यिक फसलें थी उनके इनका महत्व दिया गया, खास करके नील पे महत्व दिया गया। लेकिन कारखाने जितने भी इन उद्योग से भी संबंधित थे वो सारे के सारे कारखाने कहाँ बन रहे थे? इंग्लैंड में बन रहे थे। तो अब ये प्रश्न उठ रहा था कि ब्रिटेन अपने उपनिवेश, भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त कर रही थी और अपने उद्योग धंधों का विकास कर रही थी। इसी समय कि हालात यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आप ये भी देख रहे हैं कि मजदूरों को लेकर के जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके अधिकारों की भी बात होने लग रही है और उनके लिए एक कारखाना अधिनियम पास हो जा रहा है। तो ये तमाम कुछ ऐसी गतिविधियां जो 19वीं सदी में आ रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ब्रिटेन अपने देश में तो नीतियों में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन एक नियम उसकी संसद पास कर रही है कि उपनिवेशों में ऐसे नियम लागू नहीं होंगे। आप देखिए ब्रिटेन का एक चीज आपको देखने को मिलेगा, कहा जाता है कि ब्रिटेन अपने उपनिवेशिक गतिविधियों से सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला देश था। कारण इसका यही था कि ब्रिटेन कभी भी किसी भी उपनिवेश में सिर्फ और सिर्फ वहां से उत्पादन करके वहां की वस्तुओं माने वहां से कच्चा माल प्राप्त करता था और उसको अपने देश ले जाने की कोशिश करता था। वो अपने उपनिवेशों में, किसी भी उपनिवेश में, सिर्फ अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो किसी भी उपनिवेश में उसके द्वारा उद्योग धंधों का विकास नहीं किया गया। यही चीजें भारत में भी देखने को मिल रही थी। आप जितने भी उपनिवेश ब्रिटेन के आप देखेंगे वहां इन चीजों का विकास नहीं हो रहा, जबकि आप फ्रांसीसी उपनिवेशों में इस चीजों का ये चीज देखने को नहीं मिल रहा था। पुर्तगाली उपनिवेशों में ये चीज देखने को नहीं मिल रहा था। डच उपनिवेशों में ये चीज देखने को नहीं मिल रहा था। तो यही कारण था कि ब्रिटेन दिन प्रतिदिन उपनिवेशों से उसकी आमदनी हो रही थी, उसके उद्योग धंधे बढ़ रहे थे और ये चीजें हो रही थी। अब प्रश्न ये था कि जब इतने उद्योग और इतने सारे कच्चे उत्पादन के लिए तमाम उपनिवेश इसके हो गए थे और कच्चा माल प्राप्त होने लगा और उन माल को लेके इंग्लैंड जाया जा रहा था और उनके कामों के लिए भी उपनिवेश से लोग मिल जा रहे थे, मजदूरी करने वाले लोग भी मिल रहे थे, उनको काम में लगाया जा रहा था। और अगर किसी उपनिवेश में लोगों की जरूरत पड़ रही थी उसकी भी पूर्ति गिरमिटिया मजदूर द्वारा वो कर ले रहे थे। तो ये प्रारंभिक समय में हम देख रहे हैं कि ये सारी गतिविधियां घट रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन का साम्राज्यवाद का विकास होता गया
और ब्रिटेन भारत जैसे देश में अपने आप को स्थापित करते चला गया, तो देखा ये गया कि धीरे धीरे इसने, ब्रिटेन जब कुछ दिन का समय औपनिवेशिक सत्ताओं में व्यतीत कर लिया, तो धीरे धीरे कुछ शिक्षा और तमाम गतिविधियों का विकास होने लगा। खास करके अंग्रेजी शिक्षा का विकास का दौर देखने को मिलता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, भारत में ऐसा होता है, लॉर्ड मैकाले के समय आप देख रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा आ रही है और यहीं से अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो रहा है। तो जब तक भारत में अंग्रेजी शिक्षा नहीं लागू की गई थी, उससे पहले का प्रवासन और अंग्रेजी शिक्षा लागू होने के बाद के प्रवासन जो हो रहे हैं, उन दोनों प्रवासनों में बड़ा अंतर ये है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हो गई, अब लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे, और जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति निकल रहा था, उसको हम ये कह रहे थे कि ये हमारा सेकेंड टाइप का डायस्पोरा है, जो दूसरे चरण में निकल रहा है, उसको हम मान रहे थे। ये अपने अधिकारों को समझ रहा है और ये सारी चीजें हैं। तो इसी दौर की बात हो रही है कि जब ये अंग्रेजी पढ़ा हुआ डायस्पोरा जब भारत से बाहर जाने लगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगा, और भारत में उसके परिवार के लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे और उससे भारतीय उपनिवेश में काम कर रहे ब्रिटिश सत्ता के में नौकरी भी करने लगे, तो धीरे धीरे इनके कल्चर का विकास होता दिखाई देता है और ये लोग एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, अन्य सारी गतिविधियों को हासिल करने के लिए यूरोप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। खास करके 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये चीजें, 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा लागू होती है और 20वीं शताब्दी में इस गतिविधियों का विकास होने लगता है। तो आप एक तरीके से ये देख रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में के शुरुआत में हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे डायस्पोरा हैं, उनका निर्वासन यूरोप और अमेरिका, कनाडा की तरफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब दूसरी चीज कि जिस समय ये सारी गतिविधियां घट रही है, उस समय भारत के आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन भी तेजी से गति पकड़ रहा है और गांधी का अब इस समय भारत में आगमन हो गया है दक्षिण अफ्रीका से। 1915 के बाद की घटनाओं की बात हो रही है कि गांधी अब भारत में आ गए हैं और गांधी धीरे धीरे अपने आंदोलन का प्रभाव अब भारत में दिखाना शुरू कर दिए। चंपारण के बाद से उनको लोग जानने लग रहे हैं और वो दौर आता है जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है और इस असहयोग आंदोलन ने पूरी अंग्रेजी सत्ता को एक बार ये अवगत करा दिया कि इस तरीके से लोग काम का भी बहिष्कार कर सकते हैं, सरकारी कामों का भी बहिष्कार हो सकता है, सरकारी वस्तुओं का भी बहिष्कार हो सकता है और किसी भी ऐसे काम में आपका सहयोग नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसी से पहले ये घटना आपको बताएंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध और शुरू हो रहा है, उस समय यही गांधी अपने सारे आंदोलन की क्रियाकलापों को रोकते हुए भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार की मदद करने का आह्वान करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में उनको कई सारी उपाधियां भी ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती हैं। तो ये सारी गतिविधियां, ये सारे क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीयों द्वारा और अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में उठ रहे हैं, ये सारी चीजें प्रवासन के लिए एक बड़ा मायने बन रहा है कि ये जो लोग प्रवासन कर रहे हैं, इनका प्रवासन एक तरीके से आप कहें कि ये जो लोग हैं, ये अधिकांशतः अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किए हुए लोग हैं और ये यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो जब ऐसे पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी देश में जाएगा तो वो अपने पहली चीज अपनी पढ़ाई से मिले ज्ञान का प्रयोग करेगा, उस ज्ञान के प्रयोग कर करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा, यानी रोजगार जो करेगा उससे अपनी स्थिति मजबूत करेगा। तो देखने को ये मिला कि जो इस दौर के बाद माने
मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू होने के बाद जिन लोगों ने भी उपनिवेशों की तरफ, ब्रिटिश उपनिवेशों की तरफ, ब्रिटिश के इंग्लैंड की तरफ, अमेरिका की तरफ तथा अन्य देशों की तरफ अगर गए तो उन लोगों का एक अलग महत्व दिखाई पड़ता है। और एक तरीके से आप कहें कि जो भारत में आज वास्तविक पहचान अगर डायस्पोराओं की दिख रही है तो कहीं ना कहीं ये लोग इसी दौर के अधिकांश लोग गए हुए लोग हैं, जो गए तो आजाद भारत में, और जब आजाद भारत आजाद हो गया तब उनको आने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि नेहरू का स्टेटमेंट में बार बार आप लोगों को बताता हूँ, जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू ने जो एक आह्वान जारी किया, एक पत्र जारी किया जिसमें कहा कि जो भी लोग हमारे विदेशों में रह रहे हैं वो भारत तो न आए, वहीं रहें और जिस भूमि पे रह रहे हैं वहीं अपना विकास, उसी देश के विकास में अपना योगदान दें। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था आजाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि भारत की मजबूरियां ऐसी थी कि ऐसे स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री को देना पड़ा था, क्योंकि इस समय भारत को स्थापित करना, एक तरीके से जो नया भारत बना था उसको सुदृढ़ करना बहुत ही जरूरी था। विभाजन का दंश था, इसमें बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे, तो इस हालत में विदेश से जो लोग आएंगे उनको पुनः भारत में स्थापित करना एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि नेहरू ने ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, ये सारी चीजें कही जाती है। जिसमें संघर्ष चल रहा था, चाहे वो जिस तरह का संघर्ष, राष्ट्रवादी हो, मार्क्सवादी हो, क्रांतिकारी हो, चाहे जो जिस प्रकार के लोग अगर संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त होने के लिए, तो कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे हुए ये भारतीय जो मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद से प्रवासन किए थे और यूरोप में अपने आप को स्थापित कर लिए थे, तो एक तरीके से वो इनको फंडिंग कर रहे थे कि उनका देश, चूंकि विदेश की जो सरजमी थी उस पर गए थे और वहाँ उन लोगों ने वहाँ के लोगों को देखा था कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार के अधिकार ब्रिटिश ने दिया है, जबकि हमको भी औपनिवेश के लोगों को भी नागरिक माना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत के लोगों को भी अब कंपनी का शासन नहीं था। 1857 से पहले तो कंपनी का शासन था भारत पे, लेकिन जब भारत में कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटेन की महारानी का सत्ता स्थापित कर दिया गया, तब एक चीज की मांग बड़ी तेजी से विदेश की धरती से उठने लगा, जो अधिकार अगर इंग्लैंड में बैठे हुए नागरिक को दिया जा रहा है तो वही अधिकार भारत के नागरिकों को भी मिलना चाहिए, जबकि वो अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं मिल रहा था। तो विदेश में तमाम जगहों पे जो हमारा डायस्पोरा था वो इनके खिलाफ, जो पढ़े लिखे लोग थे, भारतीय लोग थे जो विदेशों में जाकर रह रहे थे, वो और इन लोग जो भारतीय डायस्पोरा थे, इन लोगों का एक सामूहिक संगठन इसके लिए लड़ाइयां लड़ रहा था। और इसी बीच में जो ये सारे क्रिया घटनाक्रम है, इस समय जो 1920 का असहयोग आंदोलन से लेके 1947 तक की गतिविधियों का ये दौर है, जब लोग इसके लिए आंदोलन करें, कई सारे आंदोलन, कई सारे पत्र पत्रिकाएं, कई सारे ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन विदेश की सरजमी से शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस को आप देखिए कि किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस का द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत से बाहर जाना और विदेश की सरजमी में एक सेना का गठन कर लेना और उतने लोग इकट्ठा कर लेना एक बड़ा चैलेंज था। ये वही लोग थे जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान और अन्य देशों द्वारा जो ब्रिटेन के खिलाफ थे उनके द्वारा बंदी बना लिए गए थे। उनके आह्वान पे जो विश्व के नेता थे, जो उन देशों के नेता थे, उन्होंने उनको समर्पित कर दिया और इस तरीके से ये लोग, इन लोगों ने एक अपनी सेना बनाई। तो आप देख रहे हैं कि अब
जो लोग बाहर गए हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय गए हैं, उससे पहले गए हैं, अन्य समयों में गए हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना का एक विकास हो रहा है, और वो भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है उसमें भी अपनी सहभागिता देने के लिए आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो आप एक तरीके से ये चीज कह सकते हैं कि ये जो डायस्पोरा है ये हर चीज का फिक्र रख रहा है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ तो कर रहा है, अपनी कला और संस्कृतियों को संरक्षित भी कर रहा है, और अपनी मातृभूमि को आजादी दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तो हम परिवर्तन क्या देख रहे हैं? परिवर्तन ये चीज देख रहे हैं कि जो 19वीं और 20वीं सदी का डायस्पोरा है और इससे पहले का जो डायस्पोरा है, इसमें मूलभूत अंतर हमको क्या दिख रहा है? यही चीज अंतर दिख रहा है कि 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक का जो डायस्पोरा है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष लड़ रहा है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो डायस्पोरा है उसको अपनी पहचान के लिए संघर्ष नहीं लड़ना है, उसको अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष लड़ना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ जब वो अपने आप को स्थापित कर ले रहा है तो उसके बाद वो भारत को आजाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो आप ये दोनों पीरियड के प्रवासन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, जो ये चीजें हैं कि दोनों समय का जो प्रवासन है उसमें क्या अंतर दिख रहा है। अंतर का कारण है वो आप सभी जान रहे हैं। ये डायस्पोरा पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी शिक्षा इसको आ रही थी, जहां जहां जिन जिन उपनिवेशों में गया था वहां पे इसको अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण इसको आसानी से वहां पे नौकरियां मिल जा रही थी और ये अपने आप को आसानी से स्थापित कर पा रहा था। चूंकि भारतीयों की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि भारतीय अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी वो मातृभाषा पे भी उनकी अच्छी पकड़ होती थी। दो दो भाषाओं किसी भी एक तरीके से जिस भी परिवेश में जाते थे वहां की भाषा सीख लेते थे। तो भारतीयों को ऐसी जगहों पर नौकरी बड़ी आसानी से मिल जा रही थी। और इस प्रकार से जो ऐसा डायस्पोरा भारत से जा रहा था, तो चाहे वो उपनिवेश हो या ब्रिटिश का अपना खुद देश हो, ब्रिटिशों का इंग्लैंड हो, वहां पे आसानी से इनको रोजगार मिल रहा था। और आप देख रहे हैं कि यहीं जो लोग गए वहीं धीरे धीरे अपने आप को स्थापित किए, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में गए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में गए, या किसी तरह जो आज बड़े पैसे वाले लोग हैं वो इसी दौर से निकले हुए लोग हैं जिनकी पहचान आज राष्ट्रीय स्तर पे हम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिल रही है। इन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी के बाद के भारत के नव निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जब से वैश्विक दौर शुरू हुआ और औपनिवेशिक के जो लोगों की महत्ता की बात होने लगी, तो भारत के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण लोग बन रहे हैं वो यही लोग बन रहे हैं। और जो आप एक जो बात हो रही थी कि जो ब्रेन ड्रेन वाले लोग हैं, तो ये लोग उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं जितना इस सेकंड टाइप का डायस्पोरा इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये लोग जो जा रहे हैं उनका मूल फोकस क्या है? पैसा कमाना। और ये लोग पैसा कमा के स्थापित कर लिए हैं अपने आप को, और ये अब फंडिंग भी कर रहे हैं आपको। एक तरीके से भारत को सुदृढ़ करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद का भारत, इसके नव निर्माण में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो 1900 मैंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने के बाद जिनका प्रवासन भारत से बाहर हुआ था। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि ये इनका महत्व रहा है। आप कह सकते हैं कि ये हर दृष्टिकोण से भारत से जुड़े हुए थे और ये अंग्रेजी शिक्षा का भी नॉलेज था इनको। तो ये दोनों देशों के परिवेश को अच्छी तरीके से समझ रहे थे, दोनों देशों के कानून को अच्छी तरीके से समझ रहे थे,
संविधान जो था उसको समझ रहे थे, और मानव के अधिकारों के लिए जो तरह तरह की मुहिम उठाई जा रही थी, ये सबको वहां से ऑब्जर्व करते हुए भारत में उस चीज को लागू करने के लिए मांग कर रहे थे। एक चीज और कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार जितने भी सुधार कार्यक्रम कर रहे थे, जितने भी चीजें हो रही थी, ये सब चीजों को करने के लिए चीज थी। आप एक चीज देख सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो, जितने गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, सब जगह पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही हैं कि अब इन लोगों की संख्या भी इंग्लैंड में चाहे अमेरिका में भी क्या हो गई, ज्यादा मात्रा में हो गई है। बड़े पैमाने पर भारतीय वहाँ पे निवास करने लगे हैं, और वो कला, संस्कृति, सभ्यता, सारे चीजें, भाषा, अपने रीति रिवाज, सब कुछ भारतीयों को का जो है उसको अपनाए हुए हैं। तो ये आप एक तरीके से इसका वर्णन जो 1920 से 1947 तक के डायस्पोराओं का प्रवासन है, उनकी महत्ता है, आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। उनका क्या योगदान है भारत की जो निर्माण में, ये चीजों को हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस तरीकों से इसको बता सकते हैं कि ये ऐसे हो रहा था। और ये जो डायस्पोरा है अन्य डायस्पोराओं से इस प्रकार भिन्न था। जो प्रारंभिक चरण का हमारा डायस्पोरा था, जो शुरुआती उपनिवेश के समय में था, और ये जो डायस्पोरा है उसमें ये भिन्नता थी। अब ये सारी चीजें इसमें से, इसी डायस्पोरा में से अधिकांश लोग यहाँ से जाने के बाद, भारत से जाने के बाद अंग्रेजी से इंग्लैंड में जाके अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया और कानून की शिक्षा प्राप्त की। अपने वहाँ के जो कोर्ट थे वहाँ पे अपना प्रैक्टिस शुरू किया और भारतीयों को न्याय दिलाना शुरू किया। अपने घर बना लिए वहाँ पे काम करते करते, और एक तरीके से हर संसाधन जो चाहिए था वो इंग्लैंड में स्थापित कर लिए, क्योंकि ये वो दौर था कि लोगों को आसानी से इंग्लैंड में बसने की के लिए, रहने के लिए घर मिल जाता था। कारण ये था कि इनको भी ब्रिटेन का ही नागरिक माना जाता था, और ये सुविधाएं जो जो लोग पढ़े लिखे थे वो कानूनी तौर पे वो सुविधाएं वहाँ प्राप्त कर ले रहे थे। तो ये डायस्पोरा जो हमारा गया था, ये अपने अधिकारों को समझ रहा था और कानून दाव पेंच का खिलाड़ी था, और इसलिए ब्रिटेन के न्यायालयों से न्याय लेकर के अपने आप को, हर अधिकारों को ब्रिटेन में तो प्राप्त कर रहा था, वही अधिकार भारत के लोगों को भी दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। तो ये जो आज़ादी का एक जो पीरियड है, वो भारत का एक राष्ट्रीय आंदोलन अलग चल रहा है, लेकिन विदेश के रहने वाले लोगों द्वारा जो एक आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन भारतीयों को उसके न्याय, उनको न्याय दिलाने के लिए भी चल रहा है, मुक्ति दिलाने के लिए भी चल रहा है। दोनों कामों के लिए वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। जबकि भारत में जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए चल रहा है, भारत को अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति दिलाने के लिए। तो ये चीज डिफरेंस दिख रही हैं, और यही इन लोगों की जो भारतीय हैं ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न वश्न है इस पे? हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है ना? यस सर, सुनाई पड़ रही सर, क्लियर आ रही है। हाँ, कोई क्वेश्चन वोश्चन है तो पूछ लो, तो हम लोग आगे बढ़े। फिर कुछ बोलोगे तब तो कुछ होगा, कि समझ पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? समझ आ रहा है सर, आगे बढ़िए। आगे क्या पढ़ाएं? अब कुछ पूछो तब तो बताएंगे। हम कहानी तो बता दिए पूरी कहानी। सर एक हेलो। हाँ बताओ। सर ये जो गांधी जी का रोल था, जो सार्जेंट सर ये भर्ती कर रहे थे और ब्रिटिश में भेज रहे थे, ब्रिटिश सेना में उन्हें भर्ती करके, तो सर क्या ये डायस्पोरा में सर, मतलब मैं क्या समझ नहीं पा रहा सर इनका डायस्पोरा में फिर। देखो डायस्पोरा, ये जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारे सैनिक गए, जैसे हम पंजाबी सैनिक की बात करते हैं जो कनाडा में जाके बस गए थे, तो जी ऐसे जी ही जी सर। भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जो सैनिक गए वो लौट के वापिस नहीं आए। उनको इंग्लैंड पसंद आ गया और वहीं पे बस गए। युद्ध खत्म होने के बाद शादी विवाह अंग्रेजों से कर लिए, कहे कि कौन जाए भारत।
बहुत लोग वापिस आए, तो वो लोगों के मन में भी जिज्ञासा था कि जो हमारे मित्र बस गए वो अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये लोग भी जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीजें हैं, ये चीज एक बार मैं चर्चा कर चुका हूँ जब कनाडा का प्रवासन में आपको बता रहा था कि कैसे कनाडा के जो सैनिक, पंजाब के जो सैनिक जा रहे हैं और वापिस नहीं आ रहे हैं परेड के बाद, इसी तरीके से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक जा रहे हैं वो युद्ध खत्म होने के बाद वो जहाँ रह रहे हैं वहीं बह जा रहे हैं। तो ये बड़े पैमाने पर ऐसे सैनिक गए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वहीं पर रह गए। तो बहुत सारे देशों में, इंग्लैंड और अमेरिका, अन्य देशों में तो इनकी स्थिति अच्छी रही, लेकिन कई जगहों पे इनकी स्थितियां बहुत खराब रही है। कई जगहों पे जो बंदी बना लिए गए, फिर वो उनके बंदी को उनको छुड़ाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास नहीं किए गए। ये सारी कई चीजें देखने को मिलती है। और वहीं आप देखते हैं कि आगे जब सुभाष चंद्र बोस जाते हैं जापान जर्मनी की यात्रा करते हैं, तो ऐसे ही लोगों को जापान उनको सौंपता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सर ये गांधी जी की बताओ। इस नीति की काहे सब आलोचना करते हैं फिर? देखो, गांधी जैसे ये कि मानते उन्होंने थे कि गांधी का ये मानना था कि अंग्रेज भले हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज ये मान रहे, गांधी मानते थे ना कि कोई अगर आपको एक गाल पे थापर मारे तो दूसरा गाल ऊपर करना चाहिए। तो गांधी का तो ये सिद्धांत था। ये सत्य और जी अहिंसा का सर, युद्ध लड़ रहे थे। अहिंसा तो परमो धर्म। गांधी ये मानते थे कि अगर हम ब्रिटिश मुसीबत में है उसकी मदद करेंगे तो ब्रिटेन को दया आएगी और वो हमको क्या करेगा, हमारे हम लोगों को भी अच्छे नागरिकों की तरह ट्रीटमेंट करेगा। वो हम लोगों को भी वो अधिकार देगा जो ब्रिटेन के नागरिकों को अधिकार दे रहा है। तो ये सारी चीजें होगी और हम लोगों को आजाद कर देगा। उसको ये लगेगा कि ऐसे इनसे के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, इनको आजाद कर देना चाहिए। लेकिन जब गांधी ने देखा कि नहीं, ये तो हम ये मदद करने के बाद भी इनकी नीतियां नहीं सुधर रही है, तब इन्होंने 1919 का जो उनका रॉलेट एक्ट आया, जो ये तमाम चीजें आई, उसके बाद इन्होंने देखा कि किस रिफॉर्म 1900 उसका भारत जो सरकार अधिनियम आया। तो ये कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो इसने गांधी को एक तरीके से ब्रिटिश जो सरकार थी या ब्रिटिश जो प्रशासन था उससे गांधी का जो मोह था वो भंग हो गया। अब गांधी उनके खुलेआम विरोध होने लगे, असहयोग की बात करने लगे। और यहीं से जो गांधी का दिमाग घूमता है, वो जो उनकी नीतियां परिवर्तन होती है वो असहयोग की हो जाती है। अब वो मान जाते हैं कि नहीं, अब हमको ब्रिटिश सरकार का किसी भी पक्ष में सहयोग नहीं करना है, उसका असहयोग करना है। और यहीं से गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का नारा दिया जाता है और एक गतिविधियों की शुरुआत होती है। और यहीं से जो आप खास करके कह सकते हैं गांधी मूवमेंट है, 1947 तक चलता है और लास्ट में भारत आजाद हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं गांधी के आंदोलन को। आप इसीलिए कई चरणों में बांट के पढ़ते हैं कि गांधी एक बार ऐसे कर रहे हैं, एक बार ऐसे कर रहे हैं, फिर एक बार ऐसे कर रहे हैं, फिर एक बार 1942 छेड़ दे रहे हैं। तो ये गांधी इस प्रकार गांधी का आंदोलन भी एक तरफ नहीं चल रहा है, एक रूप में परिवर्तित करता हुआ दिखाई दे रहा है भारत। जी सर।